दोस्तों इस वीडियो पे हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियम के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपका इनमें से एक नियम हर बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राउल्ट नियम की, ठीक है ना, राउल्ट का नियम। और इसके बाद हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट जो कि है हेनरी का नियम। तो ये दोनों नियम आपको मैं फुल एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं तो इसके बाद इनसे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा और इनमें से कोई ना कोई एक नियम 100% पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले राउल्ट का नियम क्या होता है, बिलियन चैप्टर से, ठीक है ना, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री में सॉल्यूशन, इसी चैप्टर से होने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर राउल्ट का नियम पहले क्या होता है, इसका थोड़ा सा परिचय। इस नियम का प्रतिपादन सन 1886 ईस्वी में फ्रेंच वैज्ञानिक फ्रैंकोइस मैरी राउल्ट ने किया था। तो ये इनका नाम है, ठीक है ना, इन्हीं के नाम पर ये राउल्ट का नियम कहलाता है, ठीक है। अब ये तो हमारा परिचय है। कभी कभी मतलब ऑब्जेक्टिव में हो सकता है पूछ लिया जाता है क्वेश्चन ऐसे, तो आप लोग सोचते हैं कि बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। अब इस नियम के अनुसार देखिए इसका कथन समझते हैं कि ये नियम आखिरकार कहता क्या है। तो देखिए किसी निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के अपेक्षित के समानुपाती होता है। मतलब मोल प्रभाज जो होता है उसके अपेक्षिक मोल प्रभाज की क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे यहाँ पर आपके पास कोई एक पात्र है, इसमें आपका क्या है, कोई अवाष्पशील विलय युक्त कोई विलयन है। साफ यहाँ पर बताया गया शुरू में कि किसी निश्चित ताप पर टेम्परेचर निश्चित होगा, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आपका क्या है, एक अवाष्पशील विलयन है इसमें, और इसमें आपको क्या मिलाना है, कोई एक विलय मतलब विलायक, ठीक है ना। विलयन में क्या मिलाना है आपको, कोई भी एक विलायक। जैसे यहाँ पर कह रहा है इसमें जो उसका विलयन है, इसका वाष्प दाब जो विलयन है, इसमें उपस्थित जो विलायक है, विलयन तो आप जानते हैं ना, विलयन कैसे बनता है, विलयन में आपके विलेय और विलायक दोनों होते हैं। विलेय भी होता है और आपका प्लस करके यहाँ पर विलायक होता है, ठीक है, दोनों यहाँ पर होते हैं। तो पूरे विलयन में जो आपका विलायक होगा, इसका मोल प्रभाज क्या होगा, इसके विलयन के वाष्प दाब के समानुपाती होगा। बस इतना आपको समझना है, ठीक है। इसकी व्याख्या की हम बात कर लेते हैं। देखिए तो व्याख्या भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। देखिए लिखेंगे, माना अवाष्पशील विलय युक्त विलयन, जो कि हमारा विलयन था, विलयन का वाष्प दाब पीएस, मतलब कि आपके सामने जो पीएस दिख रहा है, एस का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन यानी विलयन, तो इसलिए यहाँ पर पी लिख दिया गया। तो पीएस तथा विलायक का जो वाष्प दाब है वो आपका P0 है, ठीक है। तो पीएस आपका किसका है, विलयन का है, और P0 किसका है, तो ये विलायक का है। यही इन दोनों में डिफरेंस है, विलयन और विलायक में, ठीक है। तो जो कि विलयन के वाष्प दाब के क्या है, बराबर होता है, देखिए मोल प्रभाज के। जैसे यहाँ पर आपके सामने क्या दिया गया है, P0 या P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर में N अपॉन करके यहाँ पर आप N कैपिटल N और स्मॉल n को जोड़ सकती है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऊपर N1 और नीचे करके N1 प्लस N2 ऐसे करके, है ना। तो ये आपका इस प्रकार से इसके इक्वल में चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझ लीजिए ये सारे के सारे पॉइंट हैं क्या, देखिए। तो जो आपका P0 होता है, P0 क्या है आपका, ये विलायक का वाष्प दाब है, किसका है, विलायक का। जो आपका PS है, मैंने बताया कि इसका मतलब सॉल्यूशन यानी कि विलयन का वाष्प दाब है, क्लियर है ना। तो विलय और विलायक के वाष्प दाब हो गए, सॉरी विलायक और विलयन के। अब यहाँ पर N1 और N2 क्या है, तो देखिए N1 जो आप N1 N2 नहीं, यहाँ पर कैपिटल N और स्मॉल n लिया गया। तो स्मॉल n आपका क्या है, विलय के मोलों की संख्या है, और बटे कैपिटल N जो है आपका यहाँ पर दिख रहा है, ये विलायक के मोलों की संख्या है। इतना आपको समझ लेना है, बस आपका ये पूरा नियम यहाँ से खत्म हो जाता है। इसकी सीमाओं की बात करते हैं, कहाँ कहाँ पर ये लागू होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिएगा पहला पॉइंट है, जो राउल्ट का नियम है अति तनु विलयनों के लिए लागू होता है। तनु मतलब कोई पतला विलयन, ठीक है ना, ये समझ लीजिएगा। तो ये तनु विलयनों के लिए लागू होता है। और सेकंड पॉइंट है, राउल्ट का जो नियम होता है ये अवाष्पशील विलय युक्त विलयनों में लागू होता है। किसमें, अवाष्पशील, ठीक है ना, जो अवाष्पशील हो, और तनु मतलब पतला कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी सीमाएं होगी, बाकी आपको फार्मूला भी मैंने करा दिया। इसके बाद दूसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ आता है यहाँ पर, हेनरी लॉ, ठीक है ना। तो आप चलिए बात करते हैं हेनरी नियम की। तो इसका भी यहाँ पर थोड़ा सा परिचय देख लीजिए। देखिए सन 1803 ईस्वी में हेनरी द्वारा ये दिया गया था, हेनरी नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है ना, इसको दिया था। और यह नियम किसी द्रव में गैस की विलेयता के पर दाब के प्रभाव को दर्शाता है, क्लियर है ना। इसको बोलते हैं हेनरी का नियम। मतलब आपका ये जो नियम कहता है कुल मिलाकर, ये कोई आपका द्रव होगा, यहाँ पर कोई द्रव भरा है, ठीक है ना,
इसमें क्या है, कोई आपका यहाँ पर द्रव है और ये द्रव में आप कोई गैस घोलें, ठीक है ना, क्या घोलें भैया, गैस। तो यहाँ पर कह रहा है कि द्रव में गैस की विलीयता के पर दाब के प्रभाव को, मतलब आपका ये नियम ये दर्शाएगा कि जब आप इसमें द्रव में कोई गैस घोल रहे हैं तो इस पर कितना दाब लगाने पर ये पूरी गैस इस द्रव में पूरी तरह से विलय हो जाती है, वही दाब को ये व्यक्त करता है, उसी दाब को ये दर्शाता है। इसे बोलते हैं हेनरी का नियम। तो क्या करना है, आपको नियम को रटना नहीं है, अपने माइंड पर थोड़ा सा एक तरीके से, मतलब एक ट्रिक के तरीके से आपको याद करना है कि कोई हमारा इस चित्र को आप याद रखिए, कोई हमारा ये बर्तन है, इसमें कोई द्रव घुला है, मतलब भरा है, और इसमें हमें गैस को घोलना है। तो ये गैस कितने दाब पर पूरी तरह से इस द्रव में घुल जाएगी, वही दाब के प्रभाव को व्यक्त करता है आपका हेनरी का नियम। अब चलिए इस नियम के अनुसार थोड़ा समझिएगा। देखिए, स्थिर ताप पर द्रव के एक निश्चित आयतन में घुलित उस गैस का द्रव्यमान विलयन के साम्यावस्था में स्थित गैस के दाब के समानुपाती होता है। बस इतना सा आपको करना है, मतलब कोई द्रव है और द्रव के निश्चित आयतन में, माने कि उसका निश्चित आयतन में जितनी भी गैस हम लोग घोलेंगे, मैंने कहा कि गैस के घोलना है हमें उस द्रव में, तो जितनी गैस घुलेगी उसका द्रव्यमान विलयन के साम्यावस्था में स्थित गैस के दाब की क्या होता है, समानुपाती होता नहीं, कि जो आप गैस में प्रेशर लगाएंगे द्रव में घोलने के लिए, उसी का क्या होता है, समानुपाती होता है। जहां पर P आपका दाब है और आपका M क्या है, गैस का द्रव्यमान है, तो इस प्रकार से हो जाता है M समानुपाती P, ठीक है ना, मतलब कि गैस का द्रव्यमान आपका दाब के क्या होता है, समानुपाती होता है। और ये चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई, गैस का दाब क्या है, समानुपाती होता है किसके, आपका जो है गैस का दाब और इसके द्रव्यमान के, गैस के, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आपका हो जाता है। और यहाँ पर रही बात जो के है, के को बोलते हैं आप लोग समानुपातिक नियतांक बोल सकते हैं, यहाँ पर के एच इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये हेनरी नियतांक हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका नियम है। अब बात कर लेते हैं इनकी सीमाओं की, सीमाएं का मतलब कहाँ लागू होता है ये नियम। तो फर्स्ट देखिए, यह नियम उन गैसों पर ही लागू होता है जो विलायक से कोई अभिक्रिया नहीं करती। मतलब अगर हम लोग कोई विलायक में गैसों को मिलाएंगे और अगर वो विलायक में गैस रिएक्शन करने लगती है तो वहाँ पर ये नियम बिल्कुल लागू नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि रिएक्शन कर लेगी तो फिर वहाँ पर हमें कुछ चीज़ों का पता ही नहीं चलेगा, जो हमें दाब वगैरह जो भी जानना है ना, वो डायरेक्ट रिएक्शन करके उसमें घुल जाएगी। तो ऐसे गैसों पर बिल्कुल लागू नहीं होगा। आई होप आप इसको क्लियर समझ गए होंगे। चलिए सेकेंड देखिए, दूसरी सीमा, यह नियम उन गैसों के लिए कभी लागू नहीं होता जिनका जल या किसी अन्य द्रव में घुलकर आयनों में विघटित हो जाते हैं। यानी कि जैसे कोई आपकी गैस है और अगर वो द्रव में घुल करके आयनों में टूट जाए, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक में टूट जाए, तो फिर वो वहाँ पर भी लागू नहीं होगा, क्योंकि वो आयन बना देती है, ठीक है ना। तो ऐसे पर भी ये लागू बिल्कुल नहीं होता। तो ये दो पॉइंट है, इनको याद कर लीजिएगा। और यही दोनों नियमों को आपको विलियन चैप्टर से बिल्कुल तैयार करके जाना है। दो में से कोई एक नियम आपका आ सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।